देख रहे हैं स्वदेश आवर यहाँ 89 स्वदेश पे। मैं हूँ अजय शर्मा। आज का फोकस, हालांकि मार्केट में काफ़ी उथल पुथल हो रही है, लेकिन इस पूरी नॉइज़ के बीच में एक डेटा पॉइंट जो बहुत सारे लोग शायद इग्नोर कर रहे हैं या मिस कर रहे हैं, वो ये है कि बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ तीन साल के हाईएस्ट लेवल्स पे आ गई है, ऑलमोस्ट 13%। अगर इस क्वार्टर के आप रिजल्ट्स भी देखें, लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देखें या पीएसयू बैंक्स देखें, आपको नज़र आएगा कि लोन ग्रोथ काफ़ी हेल्दी थी, हाई डबल डिजिट कई सेंस में। मार्जिन भी काफ़ी हेल्दी थे और प्रोविजनिंग कम हो रही है, यानी बैड लोन्स की जो विजिबिलिटी है वो इम्प्रूव होती चली जा रही है और लेवल्स कम हो रहे हैं। हालांकि बैंकिंग सेक्टर ने बहुत ज़बरदस्त बिकवाली देखी क्योंकि ये एफआई डोमिनेटेड सेक्टर है, लेकिन स्ट्रेटेजिस्ट का मानना है कि आगे चलते हुए अगर इकोनॉमी को बेहतर प्रदर्शन करना है तो बैंकिंग सेक्टर के बिना पॉसिबल नहीं है। तो क्या एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से इस बुरे समय में आपको बैंकिंग स्टॉक्स बटोरने चाहिए, अपना एक पोर्टफोलियो में इन्हें शामिल करना चाहिए, क्योंकि एफआईआई ने बहुत बेच डाला और वाकई में इकोनॉमी यहाँ से 7-7.25% अगर ग्रो करती है तो बैंकिंग सेक्टर का क्या रोल होगा, वो हम डिस्कस करेंगे आज शो पे। हमारे साथ विनोद मोदी हैं शेर खान से, जो कि काफ़ी टाइम से बैंकिंग सेक्टर को एनालाइज कर रहे हैं। शुगातो हमारे साथ हैं, बहुत ही पुराने और नोटेड इकोनॉमिस्ट, जो आज हमसे ये बात करेंगे। जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया 89 स्वदेश पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुगातो, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो क्रेडिट ग्रोथ का जो रीडिंग आई है 13%, इनफैक्ट 2-3 महीने से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही थी, क्या ये कहना सही होगा कि क्रेडिट ग्रोथ सिस्टम में इम्प्रूव हो रही है और आगे चल के और बढ़ेगी? जी अजय जी, थैंक यू वेरी मच। नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि काफी रोबस्ट है। लास्ट जून 6 की जो रीडिंग्स है 13.1% क्रेडिट ग्रोथ। इसके कुछ कारण हैं। एक तो है कि वर्किंग कैपिटल डिमांड बहुत हाई है, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस वगैरह जो इनपुट कॉस्ट हैं बहुत हाई हैं, तो वो एक है। बाकी सारे जो पिछले साल मार्केट से बहुत सारे कॉर्पोरेट्स वगैरह अपने कमर्शियल पेपर से, कॉर्पोरेट बॉन्ड से पैसे उठा रहे थे, ताकि क्योंकि अभी ब्याज दर बढ़ गई है काफी, तो वो अभी बैंक से वापस लोन ले रहे हैं। और तीसरा है कि जितने बाहर से, मैंने ऑफशोर जितने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स जो कर रहे थे, वो भी अभी वहां पे भी रेट्स बढ़ गए हैं, तो वहां पे भी उसकी जो ये है वो भी डोमेस्टिक बैंक्स पे आ गई हैं, तो ये क्रेडिट है। इसके सिवाय कैपेक्स ग्रोथ कुछ कुछ सेक्टर्स में रियली बढ़ना शुरू हो गया है। हमारे यहाँ पे भी कुछ क्रेडिट एप्लीकेशंस, डिमांड्स, इंक्वायरीज ये बढ़ना शुरू हो गया। तो मेरा अंदाजा है कि इस साल में FY23 12% के ऊपर ही क्रेडिट ग्रोथ रहेगा। बहुत बढ़िया बात बोली आपने। ये जो बैंकिंग सेक्टर में वर्किंग कैपिटल लोन की रिक्वायरमेंट है, ये भी एक तरह का लीड इंडिकेटर भी है। यही नहीं, हमने बहुत सारे कॉर्पोरेट से हाल ही में कैपेसिटी एक्सपेंशन का वर्ड हम सुनना शुरू कर दिए। फॉर एग्जांपल, M&M अपना पहला ट्रैक्टर प्लांट लगा रहा है 10 साल में। श्री सीमेंट आंध्र प्रदेश में प्लांट लगा रहा है सीमेंट का 2,500 करोड़ का। ऐसे टाटा मोटर्स, मारुति, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कैपेक्स के बारे में बात करना है। आप भी क्या अर्ली साइंस देख रहे हैं कि कैपेसिटी एक्सपेंशन की प्लानिंग शुरू हो गई है? क्योंकि को लग रहा है 2-3 साल के अंदर कैपेसिटी पूरी 80-90% हो जाएगी, उस समय थोड़ी कैपेक्स करने जाएंगे, तो एटलीस्ट तैयारी शुरू कर दो। इसके साइंस आप देख रहे हैं क्या शुगातो? जी, आप तो बहुत सारे स्पेसिफिक एग्जांपल जो बतलाए, बहुत बहुत ही सही है। खाली यही नहीं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, फोन के फैब्रिकेशन के प्लांट्स, सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, मेटल्स के जो प्लांट्स हैं वो तो आप बोल ही रहे हैं। पेट्रोकेमिकल्स में बहुत आ रहा है, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स में देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, मेडिकल डिवाइसेस, सो बहुत सारे ऐसे छोटे 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 छोटे, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, मैंने बहुत सारे सेक्टर्स है अभी जो अभी भी उनका कैपेक्स प्रोग्राम शुरू हो गया है। खाली नहीं कि कैपेक्स प्लानिंग, बाकी सेक्टर्स में कैपेक्स प्लानिंग भी शुरू हो गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा लीड टाइम लंबा रहता है। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं ऐसे मेरे इसमें, और बाकी सारे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के तो ही हैं। रेलवेज है, रोड्स में जो कैपेक्स बन रही हैं, तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, वाटर कंजर्वेशन, वाटर सैनिटेशन, स्वेज, तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे आ गए हैं। धीरे धीरे FMCG के भी प्लांट्स, धीरे धीरे अभी प्रपोजल्स आना शुरू हुआ है कि FMCG की भी ब्राउनफील्ड कैपेसिटी, तो काफी सारे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत सारे सेक्टर्स में 80% के ऊपर है। तो वो पहला इंडिकेटर होता है कि आप जैसे कह रहे थे कि पहला इंडिकेटर होता है कि धीरे धीरे डिमांड सिस्टम में बढ़ना शुरू हो गया। विनोद, आप इतने टाइम से
बैंकिंग सेक्टर को देखते आए हैं, मैंने तो कभी इतना बुरा समय बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स के लिए नहीं देखा। ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं अंडर परफॉर्म करते करते। एफआईएस ने इतना बेचा है, क्या वैल्यूएशंस अब अट्रैक्टिव जोन में आ गए हैं आपके हिसाब से? विनोद जी हाँ। जी अजय जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। ऑफ कोर्स, जैसे कि आपने कहा कि बैंकिंग स्टॉक्स पे काफी गिरावट आई है लास्ट कुछ महीनों में। ऑफ कोर्स इसका एक सबसे बड़ा रीजन हेवी एफआई सेलिंग रहा है, तो इसमें डिनाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर हम क्वालिटेटिव एंगल्स को देखें, जैसे कि बैंक्स का एसेट क्वालिटी को समझें, क्रेडिट ग्रोथ का जो हम लेवल अभी देख रहे हैं, ग्रोथ का जो ट्रेजेक्टरी में आई है, ये सब संदर्भों को देखते हुए ऐसा लगता है कि जो अर्निंग्स ग्रोथ जो हम लोग फोरकास्ट कर रहे थे स्ट्रीट में, आई थिंक वो काफी इंटैक्ट अभी दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसर्न आया है कि जो अर्निंग्स ग्रोथ है उसमें थोड़ा सा कटौती आ सकती है, क्योंकि एमटीएम लॉसेस शायद बहुत सारे बैंक्स को बुक करने पड़ेंगे, तो शायद जून क्वार्टर के नंबर्स थोड़े से चैलेंजिंग होगा। बट हैविंग सेड ऑल दिस, मुझे लगता है अगर ये चीज को दरकिनार करें, अगर हम पूरे क्वालिटी एंगल से देखें, क्रेडिट ग्रोथ, एसेट क्वालिटी की अगर बात करें, तो FY 18 में जो बैंकिंग का जो एसेट क्वालिटी GNPA जो था पिक आउट हो गया था 11.2%। वो सितंबर एंड तक अगर आरबीआई का जो रिपोर्टेड बाय मंथली बाय एनुअली जो आता है 6.9% है GNPA, वो मेरे ख्याल से मार्च एंड में और भी कम हो गया है। तो बैंक्स अभी एक कंफर्टेबल पोजीशन में है काफी लेंड करने के लिए गोइंग फॉरवर्ड इन कमिंग फिस्कल। और साथ में जिस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज राइज हो रही है, चाहे वो गवर्नमेंट का PLI स्कीम हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान हो, ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये दिखता है कि इकोनॉमी में क्रेडिट रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी और अच्छी खासी जरूरत पड़ेगी, और जिसके लिए बैंक्स मुझे काफी पहले 3-4 सालों के कंपैरिजन में मैं अभी देखता हूँ तो बैंक्स अभी काफी बेहतर पोजीशन में नजर आ रहे हैं, ये कॉर्पोरेट लेवल को फीड करने के लिए क्रेडिट ग्रोथ के टर्म में। तो ओवरऑल मुझे लगता है बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे करने चाहिए। ये अफकोर्स जो मार्केट का नियर टर्म जो प्रेशर हमें जो दिख रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल कंसर्न एंड ऑल, वो नियर टर्म फेनोमेना है। और लॉन्ग टर्म निवेशकों को हमारा सलाह यही रहेगा कि अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश बैंकों में करने चाहिए, जहां बहुत सारे क्वालिटी बैंक्स ऐसे हैं जो ऑल टाइम लो वैल्यूएशंस पे अवेलेबल हैं। तो मुझे लगता है बैंकिंग स्टॉक अभी से काफी बेहतर दिखता नजर आ रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक दोनों में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स आप बताएं जहां पे आपके हाउस की कॉल्स बुलिश हैं और जहां आपको लगता है वैल्यूएशंस अगर हम एडजस्टेड अर्निंग्स से भी देखें, थोड़ा सा कंजर्वेटिव मान के, तो भी नेक्स्ट 2-3 साल की पिक्चर एकदम साफ है। जी हाँ, ये एक सवाल जो है बहुत टाइम अराइज होता है, बहुत लोग हमसे पूछते हैं, निवेशक भी पूछते हैं कि जिस हिसाब से वैल्यूएशन डिस्काउंट हमें पब्लिक सेक्टर बैंक में दिख रहा है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर, तो वहां पे ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है। ये निवेशकों के दिमाग में ऐसा है, लेकिन हमारा मानना है कि ये जो वैल्यूएशन होते हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर का चाहे प्राइवेट सेक्टर का, ये वैल्यूएशन का जो प्रीमियम जो डिटरमाइन होता है वो इस बेस पर डिटरमाइन होता है कि आपका रिटर्न ऑफ एसेट कितना है, आप अपने एसेट में कितना रिटर्न जनरेट करके निवेशकों को दे रहे हैं। तो जहां पे हम देखते हैं, HDFC बैंक फॉर एग्जांपल जो आज भी 1.7%, 1.8% रिटर्न ऑफ एसेट जनरेट कर रहा है, एक्सिस बैंक कंपैरेटिवली भी सेम रेंज में है। वहीं पे पब्लिक सेक्टर बैंक फॉर द मैटर, बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो SBI का भी रिटर्न ऑन एसेट में देखो तो 0.4-0.5% आता है, तो वो गैप काफी ज्यादा है। तो मेरा मानना है कि ये गैप हमेशा ये प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक को ये वैल्यूएशन गैप बना रहेगा। तो हमें क्वालिटी चुननी है। क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में हमें लगता है कि HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, ये सारे बैंक्स लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। राइट। एंड कोई NBFCs जो अच्छा काम कर रहे हो आपके हिसाब से, जो आपके लिस्ट में है? जी, NBFC में हमारा एज ए हाउस ये मानना है कि जब भी ये रेट साइकिल में अपटर्न आता है तो NBFC एक ऐसा सेक्टर है जो थोड़ा बैंक्स का कंपैरिजन में ज्यादा सफर करता है, बिकॉज ऑफ उनके कॉस्ट ऑफ फंडिंग काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं कंपेयर टू बैंक्स। और तो ये कंसर्न उसमें हमेशा रहेगा, लेकिन उसमें भी कुछ जो क्वालिटी NBFC है जो इन सब्सिडियरियों को काफी अच्छा
टैकल कर सकता है, मुझे उन सेगमेंट में हमें देखना चाहिए। ऑल राइट विनोद, शुगातो, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया आज बात करने के लिए हमसे स्पेस के बारे में। बहुत सारी क्वेरीज हमें आ रही हैं और लगातार एक तरफ डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, दूसरी तरफ भाव गिरते जा रहे हैं और इन्वेस्टर्स बहुत सारी क्वेरीज हमें भेज रहे हैं, तो हमने सोचा आप जानकारों से ये बातचीत की जाए। बहुत शुक्रिया आज शो पे आने के लिए। थैंक यू। FMCG